नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर हम तैयारी कराते हैं आपसे टीईटी के एग्ज़ाम्स की। किसकी कराते हैं? टीईटी के एग्ज़ाम्स यानी टीचिंग के लगभग सभी एग्ज़ाम्स की हम आपकी तैयारी कराते हैं। और इसी सीरीज़ में हमारी आज की जो वीडियो है वो हमारी है मैथ्स के सब्जेक्ट को लेकर। प्राइमरी लेवल की मैथ्स है यहाँ पर, ये प्राइमरी लेवल की आपकी ये मैथ्स है, ठीक है? प्राथमिक जिसे हम स्तर कहते हैं। 1 से 5 क्लास तक के लिए ये आपका टेस्ट होता है। मैथ्स के यहाँ पर आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपसे पहले भी कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस वो हैं जो बार बार लगातार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत ही ज़्यादा वेल सॉर्टेड क्वेश्चन हैं ये। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पहला क्वेश्चन आज का हम देखते हैं। ये हमारा कहता है कि 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? तो देखो निकाल देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 2424 लिखा पहले। तो इस वाले 2 का स्थानीय मान कितना है? सेकंड नंबर पर है 20, ये चौथे नंबर पे है, मतलब 2000। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा टोटल? आपका टोटल हो जाएगा 2020। कितना हो जाएगा? 2020। यही आपका राइट आंसर होगा, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा कहता है 12 और 16 का न्यूनतम सारगुणज कितना होगा, इंटू 10 और 15 का न्यूनतम सारगुणज, ये बराबर है किसके? न्यूनतम सारगुणज क्या होता है? इन दोनों नंबर्स का एक ऐसा नंबर जो कि दोनों से डिवाइड हो सके, वो ऐसा न्यूनतम नंबर जो कि दोनों से डिवाइड हो सके, यानी वो छोटे से छोटा नंबर जो 12 और 16 से डिवाइड हो सके। तो हमें क्या देखना है? हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो 12 की टेबल में भी आए और 16 के टेबल में भी आए। तो देखो यहाँ पर कहते हैं 12 के टेबल में क्या आता है? 12, 12 तो छोटा है। 24, 24 16 में नहीं आता है आपका। आ गया फिर नेक्स्ट नंबर 36, 36 में नहीं आता है। नेक्स्ट आ गया आपका 48, हाँ 48 आता है आपका। तो 48 हो गया आपका सबसे छोटा सारगुणज। ठीक है, सेम ऐसे 10 और 15 का जब आप निकालोगे तो वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा 30। कितना मिल जाएगा? 30। ठीक है, तो 48 में 30 का मल्टीप्लाई कर दो यार, कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1440, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि गुणनफल 140 गुना 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है? 140 में हमें 101 का मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल तरीका रखना, पहले 140 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो और फिर 140 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये बेसिकली है क्या? ये हमने इस 101 को 2 भाग में कर दिया, 100 प्लस 1 में। यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 14,000 और यहाँ से हमें मिल जाता है 140। दोनों को जोड़ दिया तो होगा 14,140। अब इस नंबर में, इस वाले नंबर में इस नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने ऐसा माइनस कर दिया और हमें यहाँ से मिला 4, इससे मिला 7, यहाँ से मिला 2। इस आपको जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपको बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना है? तो देखो यहाँ पर हमें 100 के गुणनफल निकालने। 100 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 100 देखो सबसे पहले तो 1 से डिवाइड होता है, फिर 2 से भी हो जाता है 50 बार, 3 से नहीं होता, 4 से हो जाता है 25 बार, 5 से हो जाता है, 6 से नहीं होता, 7, 8, 9, 10 से हो जाता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 से जाकर होता है। अब देखो यहाँ पर खास बात क्या है? 10 का 10 में, 20 का 5 में। अब 4 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं कि 100 आ जाता है? 25, यानी अगला नंबर 25 है जिससे आपका 100 डिवाइड होता है। 25 के बाद फिर नेक्स्ट आपका क्या हो गया? 2, यानी कि इसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका कौन सा होगा? 50 होगा और फिर है 1, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा हो गया? 100 हो गया। अब हम इन सबको जोड़ देते हैं। 1, 2, 3, 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 10, 22, 22 और 20, 42, 42, 25, 67, 67, 50, 127, 127 और 100, 67 और 50 सॉरी 117, 117 और 100, 217। ठीक है, आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका 217। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है कि किसी दिन 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों और मिनटों की संख्या कितनी है? 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों और मिनटों की संख्या कितनी है? तो देखो यहाँ पर क्या है, हम पहले इसमें देखेंगे कि 6 से बजे से लेकर सुबह के
और 8 बजे के लेकर शाम तक में कितने घंटे तैयार होते हैं। तो देखो 6 के बाद 7 बजने के लिए कितने घंटे चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 46 मिनट। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर बज गए हमारे 7। ठीक है, 7 यहाँ पर हमारे बज चुके हैं। अब 7 के बाद अब आप आ जाओ, 8 बजेगा, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, 14, इस तरीके से करते हुए जब आप आओगे यहाँ पर तो आपके कितने घंटे हो जाते हैं। देखो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जो बेसिक होता है। 8 तक तो आपको पूरा बजा है ना। अब देखो कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 तो आपके घंटे ये हो गए। ठीक है, और 46 मिनट पहले के थे। अब बाद में 2 मिनट ये भी हैं, तो इन सबको जोड़ दो भाई, कितना हो गया 13 घंटे 48 मिनट। कितना हो गया 13 घंटे 48 मिनट। कहाँ है आपका, ये रहा 30 नंबर पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2/3 में कितने 1/6 हैं। 2/3 में कितने 1/6 हैं। तो भाई देखो इसमें करो क्या, इस 2/3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि उसमें भिन्न में यहाँ पर 6 आ जाए। तो 2/3 में मैं किसका मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 में जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाता है, 6 मिल जाता है। तो अब 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया 6, तो कितने 1/6 हैं, जो ऊपर वाला नंबर है वही आपका आंसर होने वाला है। यानी आपका आंसर नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 12 10 12 यानी 1,21,012 को 12 से भाग करने पर शेषफल कितना होने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो 12 10 12 को बीच में रखो, 12 से डिवाइड कर दो। 12 से एक बार किया तो 12 से 12 आपका कट गया। अपना अगला नंबर उतारा 1, एक तो आपका जाएगा नहीं, तो आपको दूसरा नंबर चाहिए, तो उससे पहले यहाँ पर आपको 0 देना पड़ेगा। आपने 0 भी उतार लिया। अभी भी ये नंबर आपका छोटा है, आपको यहाँ से 1 उतारना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 0 देना पड़ेगा। अभी आपने किया 12 8 96 यानी 8 बार गया, और उसके बाद आपके बच गया 5, फिर आपने ऊपर से उतारा 2। अब आपको करना है 4 बार में, यानी 12 चौके आपके 48। आपका कितना बच गया शेष, 4 बच गया। कितना बच गया 4, यानी आपका आंसर नंबर 4 आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही ना है। ना का मतलब है कौन सा सही नहीं है। पहला कह रहा है 1 पैसा बराबर 0.01 रुपये। तो भाई देखो 1 पैसा 0.01 रुपये, यानी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में आपके 100 पैसे होते हैं। इसलिए 1 पैसा कितने 1/100 यानी कि 0.01 रुपये होगा। पहला वाला ठीक है। इसने पूछा कौन सा सही नहीं है। 1 और आधा दर्जन यानी 12, और आधा यानी 6 18, ये भी आपका ठीक है। 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, ये भी बिल्कुल आपका ठीक है, क्योंकि 1/10 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है 3 लीटर 30 मिलीलीटर बराबर 330 मिलीलीटर। यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन आपका गलत है। मीन्स आपका राइट आंसर कौन सा, 4 होने वाला, क्योंकि 3 लीटर का मतलब कितना हो गया, 3 × 1000 प्लस 30 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3030 मिलीलीटर। तो आपका ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आपका चौथा ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया, और इसका 1/3 भाग सुजाता को, और 1/6 भाग फिजा को दे दिया। भाई बड़ी दयालु लड़की है ये। मंजू के पास अब चॉकलेट के कितने भाग बचे हैं। चलो देखते हैं। टोटल कितने थे, पहले 12 है। 12 का 1/4 भाग इसने किसको दे दिया, अंजू को दे दिया, यानी 4 × 3, 3 चॉकलेट दे दी इसने अंजू को। इसका 1/3 भाग यानी 12 का 1/3 भाग इसने किसको दे दिया, सुजाता को, यानी 3 चौके 12, 4 चॉकलेट दे दी सुजाता को। इसका 6ठा भाग दे दिया इसने फिजा को, तो 12 × 1/6 यानी 6 दूनी 12, 2 चॉकलेट दे दी इसने फिजा को। अब मंजू के पास कितने भाग बचे हैं, तो भाई देखो 3 और 4 7 और 2 9, 9 तो इसने बांट दिए। टोटल थी 12, 12 में से 9 चले गए, कितने बच गए आपके पास में, 3 बच गए। ठीक है, 3 यानी आपका आंसर नंबर 3 यहाँ पर हो जाता है राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है। एक संतरे का मूल्य कितना है, 2.5 रुपये। 2.5 का मतलब कितना होता है, 2 से 1/2 यानी कि 5/2। 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य कितना होगा, 3.5 दर्जन। तो भाई देखो ये तो हमसे पूछ रहा है, एक तो हमसे पूछा कि एक दर्जन में कितने होते हैं 12, 3 दर्जन में कितने हो गए 36, है ना, यही होता ना, 12 × 3 36, और आधा दर्जन और ले लो तो 36 और 6 कितने हो गए 42। ये हमसे पूछा 42 संतरों का मूल्य कितना होगा। तो ये एक संतरा 5/2 का है, तो 42 का मूल्य कितना होगा, सर 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से 42 गया 21 बार, 21 से 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 105 आपका आंसर आ गया। मीन्स आपका
आंसर नंबर 2 आपका बिल्कुल ठीक है। अगले को देखते हैं। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतया ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। देखो यहाँ पर कमरा कैसा है, कमरा आपका वर्गाकार है। टाइल कैसी है, टाइल भी आपकी वर्गाकार है। कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 10 मीटर इंटू 10 मीटर, ठीक है, 10 इंटू 10 है। लेकिन जो टाइल कितनी है वो है हमारी 50 सेंटीमीटर की। कितनी है, 50 सेंटीमीटर की। चलो या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। 50 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है आपका, आधा मीटर, है ना। और यहाँ पर भी आपका आधा मीटर। तो ऊपर तो आपके हो गए 100 और नीचे हो गए आपके 0.25। बराबर करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 नंबर हैं तो ऊपर 2 नंबर जोड़ दो, 100 1 और 2, नीचे कर दो 25, 25 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, 25 चौके 100 और 2 जीरो आपने इसको दे दिया। 400 टाइल आपकी आ जाएंगी भाई। कितनी आ जाएगी, 400 टाइल, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, नंबर 3 यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है। 12 क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्गों के परिमाप हैं 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये हमारा वर्ग है, परिमाप है इसकी चारों भुजाएं, यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा चारों मिलाकर कितना बना रही है, 12। सेम ऐसे ही एक और दूसरा वर्ग है जिसमें ये चारों भुजा मिलाकर कितने बना रही है, 24। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कितनी आपकी भुजा का माप कितना है, यहाँ पर 12/4। टोटल भुजा कितनी, 4, तो मीन से एक भुजा कितने की, 3 सेंटीमीटर की। सेम ऐसे इसको कर दो 24/4, यानी कि कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है बड़े वर्ग के क्षेत्रफल और छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। देखो छोटा कौन सा है जिसकी 3 सेंटीमीटर भुजा है, बड़ा कौन सा है जिसकी 6 सेंटीमीटर भुजा है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3। ये तो हमें पता है ना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू गुणा भुजा, 3 गुना 3 9, और यहाँ पर कितना हो गया, 6 गुना 6 बराबर 36। तो अब 9 जो है वो 36 का कितना गुना है, या 36 9 का कितना गुना है जी, 4 गुना है। कितना गुना है, 4 गुना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 गुना आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है। 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता है। तो ये सब करना कुछ नहीं है, घनों का जो क्षेत्रफल, घनों का जो आयतन दे रखा है 6240, इसको डिवाइड कर दो आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से, 10 गुना 8 गुना 6 कर दो भाई। पहले तो 0 से 0 चला गया, इसका काम खत्म हो गया। अब हम करेंगे इसे 6 से, तो 6 से हमने इसको किया तो ये हो गया 6 कम 6, इसके बाद 0 और 6 चौके 24, तो 104 आ गया भाई। 8 से आपने इसको कर दिया तो 8 एकम 8, बच गया से आपके 2 2 और 4 हो गया आपके 13, 24, 8 3 24, यानी 13 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन का 13वां आंसर, यानी 43rd क्वेश्चन का 13 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होती है। 4 और 1/3 समकोण में, तो भाई देखो 4 समकोण का मतलब हो गया, एक समकोण होता है 90 डिग्री का, तो मीन्स 360, और 1/3 समकोण कितना हो गया, ये भी हो गया 90 डिग्री का। 3 से आपने 90 को डिवाइड किया, 30 बार चला गया, तो 360 और 30 आपके टोटल कितना हो गई, 390 डिग्री। तो आपका आंसर नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं इसका पहले एक बार चेंज कर देता हूँ कलर, ताकि आपको दिखाई दे जाएगा थोड़ा सा आराम से। पहले तो आप इस वाले वर्ग पे ध्यान दीजिए, ये जो है ये आपका आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको आधा लिख दिया, ठीक, प्लस ये जो आपका वर्ग है एक तो ये हो गया, और आधे से ज़्यादा ये भी हो गया। अभी हम इसको 1.5 वर्ग लिख देते हैं, यानी आधा और 1.5 कितना हो गया, यहाँ पर हम लिख दिया आधा, यहाँ पर हो गया 3/2, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे लगभग 2 वर्ग पूरे हो गए। कितने हो गए, 2 वर्ग पूरे हो गए। नेक्स्ट देखो, एक ये रहा कंप्लीट, एक ये रहा कंप्लीट, और एक लगभग ये रहा कंप्लीट। तो हम इसको 3 वर्ग लिख दें, तो यानी 2 और 3 कितने हो गए आपके 5। यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं 1/2, 3/2 प्लस में
कितने 3। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। अब यहाँ पर आप देखोगे आधा वर्ग लगभग ये है, इसके बाद एक पूरा ये, एक पूरा ये 2, और आधा ही लगभग ये, यानी कि 3 वर्ग ये भी है। तो में से कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 3 वर्ग, यहाँ से भी हो गए। तो 2 + 3 इसके बाद ये कितना है, ये है आधा और ये है आधा। ठीक है, ये आपके कितने हो गए, 1 हो गए। ठीक है, तो 2 3 5 3 8 और 1 9, 9 तो आपके पूरे पूरे वर्ग हो गए। और प्लस में छोटे छोटे जो आप पार्ट निकालोगे ये आपके कितने हो जाते हैं, ये आपका एक वर्ग और बना देता है। कैसा बना देता है, एक वर्ग और बना देता है। मीन्स आपका आंसर कितना हो जाएगा पर 10 वर्ग। इस क्वेश्चन को थोड़ा और दूसरे तरीके से देख लेते हैं। कैसे देखेंगे, थोड़ा और दूसरे तरीके से हम इसे करने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल रखेंगे इस बार इसे। पहले हम देखते हैं यहाँ पर पूरे पूरे कितने हैं। पूरा पूरा आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर है एक ये, ठीक है, एक ये 2, एक ये 3, और इसको पूरा मान लो 4। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे एक ये 5, एक ये 6, और इन दोनों को मिलाकर बाद में बात करते हैं इसके। चलो 1 2 3 4 5 6, 6 तो आपके कंप्लीट है भाई। ठीक है, इसके बाद आधे से ज़्यादा ये है, हम इसको आधा ले लेते हैं पहले 0.5। आधे से ज़्यादा ये भी है, हम इसको लेते हैं 0.75। अब आ जाओ लगभग आधा ये भी है प्लस आधा ये, यानी कि यहाँ पर हो गया आपका 1.75 अब तक में। इसके बाद आधा ये भी है यानी 0.5। इसके बाद आधा और आधा एक लगभग ये भी है, तो कितना होगा 2.25 प्लस में 1 यानी कि 3.25। तो 3.25 तो आपका ये है, 6 आपका ये, यानी 9 और 0.25 आपका यहाँ पर टोटल आपका बन रहा है। तो मीन से 9 से ज़्यादा है, कितना है लगभग ही ले सकते हैं, तो 9 से ज़्यादा ही है, तो आपका कितना हो गया, आपका 10 आपका आंसर हो जाता है। आशा आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप मुझे बता देना, ये आपको मैं दोबारा करवा के दिखा सकता हूँ। अब आते हैं वापस अपने पेन की तरफ में, और चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए वो 4 = 2 + 2 या फिर 4 = 1 + 3 भी लिख सकती है। तो संख्या के किस विकासात्मक अवस्था पर है। भाई ये जो अवस्था है ना, जब आप 4 को 2 अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, तो यहाँ पर आपने क्या किया, आप उसकी संक्रियात्मक अवस्था तक पहुँच गए हो। कौन सी अवस्था तक, संक्रियात्मक अवस्था तक। यानी अब 4 को आप 2 + 2 भी लिख सकते हो, 4 को आप 3 + 1 भी लिख दोगे, 4 को आप 1 + 3 भी लिख दोगे, 4 को आप 0 + 4 भी लिख दोगे, या 4 + 0 भी लिख दोगे। ये कौन सी अवस्था हो जाती है, उसकी संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। मीन्स आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन लिखते समय 400 यानी गिनती वाला 400 और 82 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत कर रहा है। पहला तो ये कह रहा है कि बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। भाई यहाँ पर देखो क्या होगा, ये तो बच्चे के लिए नेगेटिव चीज़ है। बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं होता तो 482 को 482 क्यों पढ़ता, मीन्स पहला आपका आंसर गलत हो गया। तीसरा कह रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, दूसरा आपका राइट आंसर है। अभी बात आते हैं उसके ऊपर भी। तीसरा आपका कहता है कि बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है। ऐसा भी नहीं है भाई, बच्चे को 482 भी पता है, 482 भी पता है, लेकिन वो उसके अंकों को समझ नहीं पा रहा है। तो कौन सा आपका आंसर है वैसे यहाँ पर, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित अभी नहीं कर पाया है। आपका राइट आंसर तो आपका सेकंड हो गया। चौथा कह रहा है शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाए। भाई बच्चा जो है वो 400 को तो 400 लिख रहा है, 82 को 82 लिख रहा है, मीन्स वो संख्याओं को भली प्रकार उसको लिखना आता है। तो मीन्स ये भी आपका आंसर गलत हो गया। सही आपका सेकंड है, जो कि कहता है बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान को अभी तक स्थापित नहीं कर पाया है। भाई देखो सिंपल सी बात ये रखना याद, यहाँ पर मैथ्स हो चाहे कोई भी हो, सीटेट में बच्चे को हमेशा पॉजिटिव मान के चलना कि बच्चा हमारा बिल्कुल ठीक है, बाकी जितनी भी कमी हो सकता है हमारी बाकी चीज़ों में हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलोगे तो आपके लिए सीटेट का एग्जाम निकालना आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कक्षा 3 में, मीन्स प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है,
दो अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को, व्यवकलन का मतलब होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक क्या कर रहा है, निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। पहला कह रहा है स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ दो अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। फिर यह प्रदर्शित करने के लिए छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्ह का यूज करना, और स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। तो ये शिक्षक कौन से विधि से पाठ का विकास कर रहा है? तो देखो इसमें सबसे सही आंसर कौन सा है? इसमें आपका सबसे सही आंसर होने वाला है, सबसे पहले तो उसने व्यवस्था की है, इसकी स्थानीय मान व्यवस्था उसने की है। तो पहला वर्ड कौन सा हो गया? व्यवस्था हो गया। सेकंड क्या है कि वो दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, मीन्स उसकी एक संकल्पना को विकसित कर रहा है। क्या कर रहा है? संकल्पना को विकसित कर रहा है। किस तरीके से? टैली चिन्हों का प्रयोग करके, मीन्स यहाँ पर परिकलन भी दिखा रहा है। फिर व्यवकलन का अनुप्रयोग करना, मीन्स यहाँ पर उसकी प्रक्रिया संक्रिया आपकी बिल्कुल ठीक चल रही है। मीन्स आपका जो आंसर होगा वो आपका चौथा नंबर हो जाएगा। व्यवस्था, संकल्पना, परिकलन, प्रक्रिया, संक्रिया, आपका आंसर नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? यह प्रश्न कैसा है? क्या यह मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं? क्या बद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं? बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वो सही उत्तर दे सके, या अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है? भाई किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 अंक प्राप्त होगा, ये तो बहुत सारी संख्या है ना। 1 और 24 को भी आप गुणा कर सकते हो, 2 12 को भी कर सकते हो, 3 8 को भी कर सकते हो, 4 6 को भी कर सकते हो, 6 4 को भी कर सकते हो, 8 3 को भी कर सकते हो। तो कैसा प्रश्न हो गया? मुक्त अंत वाला प्रश्न हो गया। इसके आंसर्स बहुत सारे होंगे। मुक्त अंत वाले प्रश्न का फायदा क्या होता है? बच्चे के अंदर सृजनात्मकता को जागृत किया जाता है। ठीक है, अधिसंज्ञानात्मक रूप नहीं, सृजनात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भाग 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे समस्या का हल ना निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण क्या है? क्या विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है? बिल्कुल गलत क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन नेगेटिव है। समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है? बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होता तो इसी को इसका हल नहीं कर पाता। भिन्नोपसंक्रिया बिना संदर्भीकरण भाषा सहायता पढ़ाई गई है? हाँ, ये हो सकता है। यहाँ पर टीचर की कमी है, उसने भिन्न तो पढ़ा दी लेकिन उसके एप्लीकेशंस करना नहीं सिखाया है। चौथा कह रहा है विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुलना को समझने के योग्य ना है यानी नहीं है। ये भी आपका ऑप्शन जो है कैसा नेगेटिव है, क्योंकि अगर समझ नहीं होती तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपका आंसर नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमीदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों का अवलोकन करने परिकल्पना बनाने देती है। बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहते हैं कि इसका उत्तर लिखें। यहाँ पर बीच में भाग का निशान है भाई सॉरी, बीच में भाग का भी निशान है। 21/7, 2.1/7, 0.21 0.07 और 0.021। वो प्रश्नों के सेट के माध्यम से चाहते हैं कि विद्यार्थी अवलोकन कर सके। क्या अवलोकन करेंगे भाई? यहाँ पर देखो अवलोकन करने का तरीका क्या है। यहाँ पर पहले हम पैटर्न देखते हैं। पैटर्न क्या है? यहाँ 2 अंकों की संख्या है, यहाँ पर 1 अंक की संख्या है। यहाँ पर क्या है? बीच में 1 दशमलव आ गया, इधर भी 1 दशमलव, यहाँ 2 दशमलव 2 दशमलव 3 दशमलव 3 दशमलव। इसको क्या करना चाह रही है? इस क्वेश्चन में चाह रही है कि अगर भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल हमेशा कैसा होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। मीन्स आपका जो आंसर नंबर 3 है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत पर विश्वास करते हुए क्या करेगा? तो जो सामाजिक अनुदेशन से सीखना होगा तो सीधी सी बात है सामूहिक परियोजना, सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, और कोई तो इसका दूसरा आंसर दिखता नहीं है। चौक टॉक की बात करेगा, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, या बहुत सारे हस्त परिचालकों का यूज़ करेगा? नहीं, आपका आंसर नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि प्रदीप को एक टूटा हुआ रोलर दिखता है। इस रोलर पर पूछा जाता है कि रोलर में 5 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन पर ध्यान देना, रोलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है? वह रोलर उठाता है और रोलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। तो उसका उत्तर क्या है? पहला कह रहा सही है क्योंकि उसने रोलर पर 5 सेंटीमीटर निशान को सही चिन्हित किया है, या गलत है क्योंकि केवल निशान को दिखा रहे हैं ना कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। तीसरा कह रहा गलत है क्योंकि रोलर टूटा हुआ उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, या वो ये बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है ना कि लंबाई के रूप में। भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था, मैंने आपसे क्या कहा था? प्रदीप को दिखाया क्या गया है और पूछा क्या गया है? रोलर में 5 सेंटीमीटर का है। तो भाई पहला आंसर आपका बिल्कुल ठीक है ना।
उसे दिखा तो दिया था कि रूलर पर 5 सेंटीमीटर का निशान कहाँ है। हमें हर एक चीज़ में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को समझना होता है। हाँ, अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये होता कि रोलर के माध्यम से बताओ कि 5 सेंटीमीटर कितना बड़ा बनेगा, तब आप इन चीज़ों को दिखा सकते थे, बाकी चीज़ें आप बात कर सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने विभिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए, उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा, साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा कि जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाएँ और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। तो उमा कैसी है? क्या उमा चाक्षुष है, कायिक गतिक है, श्रव्य है, या उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है? भाई देखो, 3 तरीके के आपके इंसान होते हैं। एक को हम कहते हैं विजुअल, एक को हम कहते हैं ऑरल, और एक को हम कहते हैं काइनेटिक या काइनेस्थेटिक। विजुअल कौन से होते हैं? जो चीज़ों को देख कर समझते हैं। ऑरल कौन से होते हैं? जो चीज़ों को सुनकर समझते हैं। और काइनेटिक कौन से होते हैं? जो चीज़ों को देखकर और सुनकर दोनों तरीके से, उसे छू कर समझते हैं, हम कायिक गतिक कहते हैं। ठीक है, तो एक कैसे विद्यार्थी, जब हमने उसको कंकड़ को क्या किया, रंग किया और उसके जोड़े बनाए हैं, वैसे उसको देख कर समझने की कोशिश करिए, और कैसे वो चाक्षुष विद्यार्थी है। अगर आप चाहते हो भाई इस वाले टॉपिक पर आपको एक डिटेल वीडियो मिले, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको इसका पूरा का पूरा आपको लाभ दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे कहते हैं कि कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर पहला कह रहा है रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। दूसरा कह रहा है सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से मापता है या रेखा का नाम बता सकता है। तीसरा कह रहा है परिशुद्ध रूप से सेमी सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है, रेखाखंड के अंतर बिंदु को चिन्हित कर सकता है। और चौथा कह रहा है रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। भाई कक्षा 4 का विद्यार्थी जो है वो रेखा किरण और रेखाखंड इन तीनों में अंतर कर सकता है। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखोगे तो उन्हें परिभाषित भी कर सकता है। ठीक है, तो ये पहला वाला तो आपका थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया, ये वाला आपका ये भी थोड़ा हाई लेवल पे हो गया। ये जो है परिशुद्ध रूप, जहाँ पर भी आ जाएगी भाई चीज़ें, परिशुद्ध तो होता ही नहीं है क्योंकि चौथी क्लास का बच्चा प्राथमिक लेवल पर है, तो अभी उसे सिर्फ और सिर्फ रेखा रेखाखंड और किरण का कॉन्सेप्ट समझाया गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग। तो शिक्षिका क्या सिखाना चाह रही है वहाँ पर? क्या वो बताना चाह रही है कि भिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना? परिभाषा बताना काम नहीं है। विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। तीसरा कहता है सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में, परिभाषा तो नहीं भाई, कंठस्थ करना ही आपकी गलत अप्रोच है। परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की परिभाषाओं पर आधारित क्या होता है भाई? ये तो आपका नेगेटिव अप्रोच हो गया ना। हमें क्या करना है, हमें उस बच्चे को बताना है कि चतुर्भुज किस तरीके का होता है। तो क्या है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता की जा रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा गया था। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और ये देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वेन हेले के विचार के अनुसार विद्यार्थी कैसे हैं? क्या वो चाक्षुषीकरण के स्तर पर हैं, या विश्लेषणात्मक स्तर पर हैं, या अनौपचारिक निगमन स्तर पर हैं, या निगमन स्तर पर हैं? वेन हेले की आपको एक प्रॉपर वीडियो आपको मिल सकती है, अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे। बाकी इस क्वेश्चन के आंसर में क्या होगा कि वो आकृतियों को खींच भी रहे हैं, कोणों को माप भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि वो कोण आपके समान है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसको सिर्फ देख नहीं रहे। अगर सिर्फ देख रहे होते तो चाक्षुषीकरण के स्तर पर होते। तो आपका कौन सा सही है? आपका यहाँ पर आपका दूसरा आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कहता है उच्च क्रमी चिंतन कौशल HOTS पर आधारित प्रश्न डैश की मांग करते हैं। भाई HOTS भी आपका एक डिटेल टॉपिक है, चाहते हो तो यार नीचे कमेंट सेक्शन बता दो। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अगर आप पर नहीं हो पाए हैं पूरी तरह से यार, तो आप हमें बता दीजिए, हम उसे सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये कह रहे हैं तथ्यों, नियमों, सूत्रों का ज्ञान या एल्गोरिदम का ज्ञान या संकेतों और चित्रों के ज्ञान या फिर कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। उच्च क्रमी चिंतन कौशल में क्या होगा? संज्ञानात्मक ज्ञान की बात तो जरूर की जाएगी। तो मीन्स आपका आंसर नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य कौन सा है? आंकड़ों का विश्लेषण करना है भाई। क्या प्रश्नोत्तरी होगी, भूमिका निर्वाह होगा, वर्ग पहेली होगी, फिर सर्वेक्षण आधारित परियोजना? पर सीधी बात है, जब आंकड़ों की बात होगी तो सर्वेक्षण आधारित परियोजना ही हमारा बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है कि त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। सेल पर, सेल यानी जब भी सेल वगैरह लगती है ना क्लास में, ओ सॉरी बाजार में, दिवाली पर, होली पर, किसी भी त्योहार में, तो कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या करेगी। ऑप्शन है, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है, या फिर इसकी उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है, दूसरों को परेशान करती है। यह आपका गलत अप्रोच हो गया। अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। वाद विवाद करना तो यहाँ पर बात अलग ही है। कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करते हो, कक्षा के माहौल को खराब करते हैं। बिल्कुल गलत है, आपका पहला आंसर यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो कहते हैं एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए ना प्रोत्साहित करती है। मैंने क्या बताया था आपको कि सीटेट के अंदर में, टेट के किसी भी एग्जाम में आपको बच्चे को पॉजिटिव लेकर चलना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें, बेशक से आप टीचर क्यों ना हो, आपको टीचर्स को भी आपको नेगेटिव ही मान कर चलना पड़ेगा, जहाँ पर बात बच्चे की आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ये जो कि हमारे मैथ्स पे आधारित थे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।